अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को जो है हम वो एमडी केट के सिलेबस के मुताबिक पढ़ेंगे। जो भी उसके टॉपिक्स हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। तो हम आज जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस के हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एमडीकेट के सिलेबस में दिए गए हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक जो है वो एमडीकेट के सिलेबस में दिए गए हैं। अब इनहेरिटेंस को समझने के लिए उसको जो है उससे पहले हमें क्या करना होगा कि कुछ उसके बारे में बेसिक टर्म्स आते हैं, वो बेसिक टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए। तो पहले हम इनहेरिटेंस के बारे में बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, तो वो जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसका नाम है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है बेटा? सिंपली जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम मेन दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं। कौन सी दो चीजों के बारे में पढ़ते हैं? एक हम हेरेडिटी के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा जो है वो बेटा हम वेरिएशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपली जेनेटिक्स वो बायोलॉजी की ब्रांच है जो हम कह सकते हैं कि भाई सिंपली डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरेडिटी एंड वेरिएशन। हेरेडिटी एंड वेरिएशन। अब हम देखते हैं कि भाई हेरेडिटी क्या है, व्हाट इज हेरेडिटी। तो हेरेडिटी मींस ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कि जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। तो बेटा इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं हेरेडिटी। तो हेरेडिटी क्या है भाई? सिंपली हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो वालिदैन में से औलाद में खासियतें मुंतकिल होती हैं, कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं, तो उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, या हम जो एक ही खानदान के लोग होते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमें अक्सर कहा जाता है कि भाई आपकी आंखें जो हैं वो आपके अब्बू की तरह हैं, या आपके बाल जो है वो आपके दादा पे गए हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स हमें अपने वालिदैन में से मिलते हैं ना, दैट इज अ हेरिडिटी। अब ये जो कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं, तो ये एक प्रोसेस के जरिए, वो प्रोसेस जिसके जरिए बेटा ये कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो इस हेरिडिटी के उस ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को बेटा कहा जाता है इनहेरिटेंस। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए ये हेरिडिटी होती है, तो बेटा उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो हम कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिसमें बेटा क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब वेरिएशन क्या है बेटा? हमने कहा कि कुछ कैरेक्टर, कुछ खासियतें तो मिलती हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई आपके बालों जो है बाल वो अपने दादा से मिलते हैं, आंखों का कलर किसी और से मिलता है, और हमारे ईयर लोब्स हैं वो किसी और से मिलते हैं। मगर हमने कहा कि भाई हम बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। वी आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ईच अदर। हमें क्या होते हैं? हमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी बुनियाद पर हम एक दूसरे में फर्क कर सकते हैं। हम कह सकते हैं भाई ये अहमद है, ये अली है, ये फला है। क्यों? क्योंकि उन वेरिएशंस की बुनियाद पर, अगर ये वेरिएशन ना हो, ये डिफरेंसेस ना हो, तो हम बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होते हैं एक दूसरे के ना। तो भाई ये चीज याद कर लेना कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन प्रोजेनी, तो ये प्रोजेनी के डिफरेंसेस को कहा जाता है बेटा वेरिएशन। तो भाई वेरिएशन क्या है? वेरिएशन हम कह सकते हैं कि भाई सिंपली डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी,
तो ये जो प्रोजेनी में डिफरेंसेस होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं वेरिएशन। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब ये वेरिएशन का मेन कॉज क्या है बेटा, ये क्यों वेरिएशन होती है, किस वजह से वेरिएशन होती है? तो याद कर लेना कि जानदारों में इस वेरिएशन के मेन दो रीजन होते हैं। कौन से मेन दो रीजन होते हैं बेटा? इसके मेन दो रीजन होते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर, या तो ये ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर होती है या ये होती है ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन और क्रॉसिंग ओवर जो है ये बेटा मेन काज होते हैं जानदारों में वेरिएशंस के। मियोसिस आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। तो मियोसिस के दौरान एक स्टेप में, एक फेज में क्या होता है कि बेटा क्रॉसिंग ओवर होती है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में चल के। तो बेटा इसकी वजह से भी ये मेन वेरिएशंस आती हैं ऑर्गेनिज्म में, जानदारों में। ठीक हो गया, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगर हम जानदारों की बात करें तो हम देखते हैं कि भाई सिंपली ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी जानदार हैं वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? मेड अप ऑफ सेल्स। सारे के सारे जानदार बेटा सेलों से मिलके बने होते हैं। और हमें पता है कि भाई ये जो सेल है, सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस। अब ये इस न्यूक्लियस को बेटा हम क्यों कंट्रोल सेंटर कहते हैं, क्यों ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं? क्योंकि सेल की सारी एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करने वाला होता है वो बेटा होता है न्यूक्लियस। क्यों न्यूक्लियस कंट्रोल करता है? क्योंकि हमें पता है इस न्यूक्लियस में मौजूद होता है हेरेडिटी मटेरियल। और ये हेरेडिटी मटेरियल क्या होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है? हमें पता है दैट इज डीएनए। ये डीएनए है जो हेरेडिटी मटेरियल होता है बेटा। हमारी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर हुई होती है किसमें बेटा? डीएनए में। तो ये डीएनए सिंपली हेरेडिटी मटेरियल होता है, ये हेरेडिटी मटेरियल है। और ये जो है डीएनए ये क्या करता है बेटा? सिंपली स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई हमारे आईज का कलर ब्लैक होना है, ब्लू होना है, स्किन का कलर कौन सा होना है, हमारे हेयर्स जो हैं वो कर्ली होने हैं या स्ट्रेट होने हैं, ईयर लोब्स जो अटैच होनी है, फ्री होनी है, ये सारा कुछ जो भी है हम है बिकॉज ऑफ अवर डीएनए। और ये डीएनए हमें किससे मिला है बेटा? ये हमें डीएनए मिला है हमारे पेरेंट्स से। ठीक हो गया। अब एक और चीज याद कर लेना कि भाई ये जो डीएनए होता है ये मुकम्मल डीएनए दैट इज नॉट फंक्शनल। ये मुकम्मल डीएनए फंक्शनल नहीं होता। ये डीएनए क्या करता है? इस डीएनए को कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं? उस खास कैरेक्टर को, उस खास ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। बेटा ये जो डीएनए सारा का सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता। ठीक है, दिस थिंग कीप इन योर माइंड कि भाई सारा का सारा डीएनए इज नॉट फंक्शनल। डीएनए के कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं कि भाई इनके पास वो इंफॉर्मेशन होती है कि वो क्या करते हैं? वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। कैसे ट्रेट को कंट्रोल करते हैं बेटा? बाय प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन। वो खास प्रोटीन बनाकर उस कैरेक्टर को, उस ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये जो डीएनए का पार्ट होता है, ये सेगमेंट होता है, ट्रेट को जो है कंट्रोल करता है। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जीन। क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं जीन। तो याद कर लेना कि अगर फॉर एग्जांपल ये डीएनए है तो ये सारा डीएनए, क्योंकि ये सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, ये डीएनए का नॉन फंक्शनल पार्ट होता है, ये इसका कोई फंक्शन नहीं होता। जीन क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए।
यू कैन से कि भाई जीन क्या है, जीन डीएनए का फंक्शनल यूनिट होता है। तो अब जीन को हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। आप जीन को फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, या आप इसको कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई पार्ट और सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसिस अ प्रोटीन, कि भाई वो पार्ट डीएनए का, कि भाई सिंपली पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ डीएनए व्हिच हैज इंफॉर्मेशन, जिसके पास वो इंफॉर्मेशन होती है टू सिंथेसिस प्रोटीन, कि वो क्या करे, वो प्रोटीन बनाता है। तो उस सेगमेंट को, उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, दैट पार्ट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, उसे हम जीन कहते हैं। ठीक हो गया, ये बात समझ लेना, याद कर लेना। अब ये जो डीएनए है या डीएनए का जो जीन होता है, ये आप लोगों को पता होगा, अपने माइंड में भी ये चीज रखनी है कि कभी भी जीन डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है, तो याद कर लेना कि डीएनए डज नॉट मेक प्रोटीन डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनाएगा। हम पढ़ के आए हैं कि भाई जब जीन एक्सप्रेशन में डिस्कस करते हैं तो जीन क्या करता है, प्रोटीन के दौरान पहले ये जीन अपनी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है बेटा, कॉपी करता है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। किसके फॉर्म में? एमआरएनए के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि अगर बेटा ये एक डीएनए है और ये डीएनए का सेगमेंट क्या है, ये जीन है फॉर एग्जांपल, तो ये पहले क्या करेगा, ये अपनी इंफॉर्मेशन को कॉपी करेगा किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए। ये कॉपी करेगा बेटा अपनी इंफॉर्मेशन को एमआरएनए के फॉर्म में। तो पहले एमआरएनए जब बनता है तो इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, इस स्टेप को हम कहते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन। ये स्टेप क्या कहलाता है, ये स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। और हमें पता है फिर ये मैसेंजर आरएनए जो है वो उस डीएनए की, जीन की इंफॉर्मेशन लेके जाता है साइटोप्लाज्म में, और बेटा उसके बाद क्या होता है कि फिर इसमें से बनता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम पर ये प्रोटीन, और इस स्टेप को क्या कहा जाता है बेटा, इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो जब एमआरएनए प्रोटीन बनाता है तो इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। और याद कर लेना, अब ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है, दैट प्रोटीन कंट्रोल द ट्रेट्स, दैट प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टर। ठीक हो गया, तो बेटा अब ये जो प्रोटीन बना है, ये प्रोटीन क्या करता है, दिस प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टर। ये अब उस कैरेक्टर को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अब हम खास करके बेटा दो टर्म्स जो है वो जेनेटिक्स में यूज करते हैं। कौन से दो टर्म्स यूज करते रहते हैं? एक टर्म हम यूज करते हैं कैरेक्टर, और दूसरा टर्म हम यूज करते हैं ट्रेट्स। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है और ट्रेट क्या होता है। तो पहले हम कहते हैं कि भाई प्रोटीन किस चीज को कंट्रोल करता है, प्रोटीन जो है वो कंट्रोल करता है बेटा किसी भी कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर क्या है बेटा, अब अगर हम कैरेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे तो एनी हेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार का जो हेरिटेबल फीचर होता है, जो खासियत होती है, जो मुंतकिल होता है, उससे हम कहते हैं कैरेक्टर। भाई कैरेक्टर क्या है बेटा, सिंपली हेरिटेबल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म।
किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेरिटेबल फीचर होता है तो उसे कैरेक्टर कहा जाता है। बेटा फॉर एग्जांपल हमने कहा कि मिसाल के तौर पर कौन से कैरेक्टर होते हैं, हमने कहा मिसाल के तौर पर बेटा जैसे हाइट एक कैरेक्टर है। अगर हम सीड के शेप की बात करेंगे तो सीड शेप इज ए कैरेक्टर। अगर हम फॉर एग्जांपल बात करेंगे आई का कलर, तो ये क्या है, ये बेटा होते हैं कैरेक्टर। ठीक हो गया। अब ये कैरेक्टर तो हैं, हेरिटेबल फीचर तो हैं, मगर इसमें हमें इसकी जो एक्सप्रेशंस नजर आती है ना, हम देखते हैं कि हाइट तो है मगर ये टॉल है, कद का लंबा है या छोटा है, ये जो उस कैरेक्टर की एक्सप्रेशन होती है बेटा, उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं ट्रेट्स। तो ये चीज याद कर लेनी है कि भाई कैरेक्टर तो कोई भी फीचर होता है, जैसे हाइट हो गया, सीड हो गया या आई कलर हो गया, उसके अलावा हम कहते हैं कि भाई ट्रेट किसे कहते हैं। तो ट्रेट कौन सी चीज होती है, याद कर लेना कि भाई सिंपली एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, जो किसी कैरेक्टर की एक्सप्रेशन होती है ना। हाइट तो है, ये जनरल चीज है, मगर वो हाइट कितनी है, क्या टॉल है या ड्वार्फ है। तो मोस्टली मेडलिन के जेनेटिक्स में हम कहते हैं कि ईच कैरेक्टर हैज 2 ट्रेट्स। तकरीबन हर कैरेक्टर के लिए अकॉर्डिंग टू मेंडल, क्योंकि अभी एक्सेप्शंस भी आ गई हैं, तो मेंडल के मुताबिक हर एक कैरेक्टर के जो है वो बेटा 2 ट्रेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हाइट है, तो हमने कहा कि हाइट या तो बेटा क्या हो सकती है, या तो टॉल हो सकती है, या तो बेटा क्या हो सकती है, या तो ये ड्वार्फ हो सकती है। तो हमने कहा कि भाई ट्रेट सिंपली हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि भाई ये क्या होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ अ कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर की जो एक्सप्रेशन होती है उसे हम ट्रेट कहते हैं। तो हाइट में या टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, तो हाइट इज अ कैरेक्टर while the tall and dwarf are the traits। ओके चलो अब सीड शेप में देखेंगे तो बेटा सीड का शेप, अगर पी प्लांट की बात करेंगे, पी प्लांट को आगे चल के हम डिस्कस करते हैं, तो या तो वो हमें राउंड शेप में नजर आएगा या तो वो हमें बेटा रिंकल्ड शेप में नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि सीड शेप इज द कैरेक्टर while the round or wrinkle, क्योंकि ये क्या है, ये सीड की शेप की एक्सप्रेशन है, तो हम कहते हैं कि ये राउंड और रिंकल जो है दीज आर द ट्रेट ऑफ दैट कैरेक्टर। ओके हो गया। चलो उसके बाद आई कलर की एक बात कर लें, तो आई कलर हमने कहा कि भाई यहाँ क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैक हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल क्या हो रहा है, ब्लू है। तो बेटा ये क्या है, दीज आर द ट्रेट्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे ये जो कुछ मैंने लिखा है, तो इसमें हाउ मेनी कैरेक्टर्स एंड हाउ मेनी ट्रेट्स, तो आप देखेंगे कि भाई हाइट कैरेक्टर है, सीड शेप कैरेक्टर है, आई कलर कैरेक्टर है। तो ये 3 आपके सामने कैरेक्टर लिखे हुए हैं और ये इनकी एक्सप्रेशन है। तो दीज आर बेटा ये एक ट्रेट, दूसरा ट्रेट, तीसरा, चौथा ट्रेट, 5वां ट्रेट और 6ठा ट्रेट। तो ये 6 ट्रेट लिखे हुए हैं और 3 कैरेक्टर लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। अब ये जो कैरेक्टर होता है, अब कैरेक्टर के बुनियाद पर हम कहते हैं कि भाई इस कैरेक्टर को, ये जो कैरेक्टर है, अब कैरेक्टर की अगर हम बात करें कि मेकअप की बुनियाद पर, तो हमें कैरेक्टर में 2 चीजें नजर आती हैं। एक चीज जो कैरेक्टर हमें फिजिकली नजर आ रहा है, और दूसरी चीज कि इस कैरेक्टर का कंस्टिट्यूशन क्या है, ये कैरेक्टर को कंट्रोल कर कौन रहा है। तो हमें पता है कि भाई हर एक कैरेक्टर ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है हमारे पास, बेटा हमारे पास होता है जीन। क्या होता है, जीन। और जीन को मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था फैक्टर, क्योंकि मेंडल एक मैथमेटिशियन था,
प्रेस्ड था, उससे बायोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो उसने जीन के लिए टर्म यूज किया था बेटा किसका, उसने कौन सा टर्म यूज किया था, फैक्टर का। ठीक है, अब कैरेक्टर में हमें एक उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है वो नजर आता है, और दूसरा कि भाई वो जो कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है फिजिकली, उसमें जीन कौन से हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उस बुनियाद पर हमें दो चीजें मिलती हैं, एक जिसे हम कहते हैं बेटा फिनोटाइप, और दूसरा जिसे हम कहते हैं बेटा सिंपली जीनोटाइप। तो याद कर लेना, फिनोटाइप क्या होता है कि बेटा सिंपली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कि जो भी कैरेक्टर हमें फिजिकली नजर आ रहा है ना, कि भाई वो फिजिकल अपीयरेंस जो है उससे हम कहते हैं बेटा फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर, कि ये जो किसी कैरेक्टर का फिजिकल अपीयरेंस होता है उससे हम कहते हैं फिनोटाइप। और ये जो फिनोटाइप है इसके जीन कौन से हैं, इसका जेनेटिक मेकअप कौन सा है जो इस फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं बेटा, उससे हम कहते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप को हम क्या कह सकते हैं कि भाई सिंपली जेनेटिक constitution, or we can say it is simply genetic makeup of a character, या उस कैरेक्टर का जो जेनेटिक मेकअप होता है उससे हम कहते हैं जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि फिनोटिपिकली हमें जो पी प्लांट है वो नजर आ रहे हैं, उसमें से कुछ प्लांट्स हमें टॉल नजर आ रहे हैं कि भाई उनकी हाइट ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये टॉल प्लांट है। और टॉल प्लांट जो हमें नजर आ रहा है फिजिकली अपीयरेंस है उसका, ये जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये टॉल है, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इज अ फिनोटाइप। तो फिनोटाइप या तो हमें ये टॉल नजर आएगा, या तो ये हमें बेटा क्या नजर आएगा, ये हमें डॉफ नजर आएगा। और अगर जीनोटाइप की बात करें कि जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, तो हमने कहा कि भाई ये जो जेनेटिक कंस्टिट्यूशन होता है इसमें क्या होता है कि भाई ये जो जीन होता है, तो अब ये जीन क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मेकअप क्या हो सकता है कि इसके जीन सेम भी हो सकते हैं, और इसके जो जीन है वो बेटा टॉल के जीन क्या हो सकते हैं, ऐसे डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ड्वार्फ में तो हमेशा हमें ये सेम ही नजर आएंगे। तो ये क्या है, ये बेटा इस हाइट वाले कैरेक्टर का फिनोटाइप है, और ये जो है ये हाइट वाले कैरेक्टर का अगर हम कहें तो ये क्या होता है, ये बेटा जीनोटाइप होता है। जो है ये उम्मीद है कि बात समझ में आई हुई होगी, तो कि जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि भाई मेंडल ने कहा फॉर एग्जांपल हम इस जीन को, फैक्टर को जो है वो बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेंडल के मुताबिक भाई सिंपली अकॉर्डिंग टू मेंडल के मुताबिक कि ये जो हर एक फैक्टर है ना, ईच फैक्टर हैज टू अल्टरनेट फॉर्म्स, ईच फैक्टर हैज टू अल्टरनेट फॉर्म। बेटा हर एक ये जो फैक्टर है जिसे हम जीन कहते हैं, तो इसके दो अल्टरनेट फॉर्म होते हैं, और बेटा इनके इन अल्टरनेट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट फॉर्म को हम कहते हैं एलील। मिसाल की तौर पर कैसे, उसने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो हाइट है, हाइट का कैरेक्टर है, तो इसके लिए एक जीन होगा जो बेटा टॉल के लिए, और एक जीन होगा जो किस चीज के लिए, बेटा ड्वार्फ के लिए। तो अब ये भी कौन से कैरेक्टर के लिए है, बेटा ये भी हाइट के लिए है, और ये भी हाइट के लिए। ये दोनों क्या हैं,
ये दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हैं, ये दोनों अल्टरनेट हैं। तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन होता है, इस अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को हम क्या कहते हैं बेटा, इससे हम कहते हैं एलील। अब उसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म में हर एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए बेटा साइमल्टेनियसली दो फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं कि याद कर लेना कि भाई सिंपली ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू फैक्टर्स simultaneously to control a trait। बेटा इस ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के पास एट ए टाइम कितने जो है वो बेटा एलील होते हैं, कितने फैक्टर होते हैं। उसने कहा कि दो फैक्टर होंगे। एक ऑर्गेनिज्म में एक ही टाइम दो फैक्टर हो सकते हैं, मगर उसने कहा दे मे बी सेम और डिफरेंट। वो सेम भी हो सकते हैं या वो क्या है बेटा मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि भाई अगर कोई इंडिविजुअल है उसमें दोनों, अब ये दोनों, ये एक जो मदर साइड से आता है, एक इंडिविजुअल में हर ट्रेट के लिए दो फैक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि एक मदर के साइड से आता है, मदर के गैमेट से आता है ओवा से, और दूसरा जो आता है वो बेटा स्पर्म से आता है, कहां से? फादर साइड से। तो एक ट्रेट का जो फैक्टर है, जो एलील है, जो जीन है, वो फादर देता है, और एक जो जीन है वो कौन देती है बेटा? मदर देती है। जिसकी वजह से याद कर लेना हर एक ट्रेट के लिए हमारे बॉडी में भी बेटा दो फैक्टर होते हैं, चाहे आई कलर है, चाहे हमारा जो है बेटा स्किन कलर है, चाहे हमारे हेयर हैं, चाहे हमारी हाइट है। तो इन सब ट्रेट के लिए साइमल्टेनियसली हमारे बॉडी में दो फैक्टर मौजूद होते हैं। तो अब ये सेम भी हो सकते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई मदर ने भी कैपिटल टी वाला दिया और फादर ने भी कैपिटल टी वाला दिया, तो हम कहेंगे कि ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग क्या होगा बेटा? ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग विल टॉल, वो टॉल होगा। अगर हमने कहा कि फॉर एग्जांपल ये कंडीशन चेंज भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मदर ने तो कैपिटल दिया और फादर के साइड से क्या आए कि ये ड्वार्फ वाला एलील आ जाए, तो ये कंडीशन भी हो सकती है। और तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों क्या करें, मदर साइड से भी ड्वार्फ वाला एलील आए और फादर साइड से भी बेटा ड्वार्फ वाला एलील आए। तो ये तीनों कंडीशंस पॉसिबल हैं कि किसी भी जानदार में किसी ट्रेट के लिए होंगे दो फैक्टर, होंगे दो एलील। ये दोनों भी एक दूसरे के अल्टरनेट फॉर्म है, तो ये भी एलील कहलाएंगे, ये भी, क्योंकि इन सब का काम क्या है? कंट्रोल द हाइट, हाइट को कंट्रोल करना। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट है, तो किसी इंडिविजुअल में ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या ये दोनों ड्वार्फ वाले भी सेम हो सकते हैं। तो ये चीज याद कर लेनी है कि भाई वो कंडीशन, वो सिचुएशन जिसमें किसी इंडिविजुअल में बेटा किसी ट्रेट के, किसी इंडिविजुअल में किसी ट्रेट के ये जो दोनों फैक्टर हैं, ये जो दोनों एलील हैं, अगर सेम होगी, फिर चाहे टॉल के लिए सेम हो या चाहे ड्वार्फ के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने हाइट का एग्जाम्पल लिया है, तो उस हिसाब से उसकी बात कर रहे हैं। तो चाहे किसी इंडिविजुअल में ये सेम हो टॉल वाली, चाहे ड्वार्फ वाली सेम हो, अगर दोनों ट्रेट के फैक्टर एलील सेम हैं, तो बेटा इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस। क्या कहेंगे बेटा? इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। तो ये टॉल के लिए है, इससे भी हम कहेंगे होमोजाइगस, क्योंकि ये दोनों सेम है। मगर ये क्या है कि बेटा ये जो टॉल वाला ट्रेट होता है, ये टॉल वाला ट्रेट डोमिनेंट होता है ओवर द ड्वार्फ एलील, के ड्वार्फ वाली एलील पे ये कैपिटल टी वाला एलील, टॉल वाला एलील डोमिनेंट होता है। तो इसलिए इस टॉल वाली होमोजाइगस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस डोमिनेंट
और बेटा ये जो ड्रॉप वाली होमोजाइगस कंडीशन है इससे हम कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव। बाकी ये बेटा दोनों सेम नहीं है तो बेटा इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस। क्या कहते हैं इसे बेटा? इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। और ये अगर किसी ट्रेट के डिफरेंट फैक्टर होते हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो बेटा इससे हम हाइब्रिड या इम्प्योर लाइन भी कहते हैं। तो इस कंडीशन को जो है वो बेटा हाइब्रिड या इम्प्योर लाइन भी कह सकते हैं। और ये जो होमोजाइगस वाली कंडीशन होती है बेटा हम इस होमोजाइगस वाली कंडीशन को प्योर लाइन भी कहते हैं। तो ये प्योर लाइन है होमोजाइगस डोमिनेंट की और ये प्योर लाइन होती है बेटा किसकी? होमोजाइगस रिसेसिव की। तो दोनों ये क्या होते हैं? दोनों ये प्योर लाइन होती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये डोमिनेंट और रिसेसिव का चक्कर क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है। चलो तो उम्मीद है आपको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि भाई डोमिनेंट और रिसेसिव जो है ये क्या होते हैं। हमने कहा हर एक ट्रेट के लिए ईच ऑर्गेनिज्म कंटेन टू फैक्टर। वो दो फैक्टर सेम भी हो सकते हैं, वो दो फैक्टर बेटा क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं कि बेटा सिंपली इन इम्प्योर और हाइब्रिड कंडीशन, कौन सी कंडीशन में? इम्प्योर या हाइब्रिड कंडीशन। और इम्प्योर या हाइब्रिड कंडीशन हम किसे कहते हैं? जिसमें एक ही ट्रेट के लिए दो डिफरेंट एलील मौजूद हो। बेटा इस हेटेरोजाइगस कंडीशन में, हाइब्रिड कंडीशन में आप देखेंगे कि बेटा एक कैपिटल टी है, मतलब ये एलील चाहती है कि हाइट टॉल होनी चाहिए, और दूसरी एलील जो इसके साथ मौजूद है इंडिविजुअल में उसका काम है कि हाइट को ड्रॉप करवाना। अब हमने कहा कि ये दो चीजें अपोजिट आ गई हैं। कैरेक्टर वो ये हाइट है मगर ये चाहती है कि भाई हाइट लंबी होनी चाहिए, ये चाहती है कि हाइट छोटी होनी चाहिए। अब इस कंडीशन को तो हम कहते हैं हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड कंडीशन। अब हम कहते हैं कि इस कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में, इम्प्योर या हाइब्रिड कंडीशन में जो एलील जीत जाएगी, इट मींस जो एलील क्या करेगी बेटा, जो ट्रेट क्या करेगा? कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो ट्रेट कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा इम्प्योर कंडीशन में तो उससे हम कहेंगे कि दिस वन ट्रेट इज डोमिनेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर इसमें देखेंगे कि इन इम्प्योर और हाइब्रिड कंडीशन द ट्रेट which express itself completely, जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो उससे हम क्या कहेंगे? उस ट्रेट को हम कहेंगे बेटा डोमिनेंट। तो फॉर एग्जांपल इस कंडीशन में अगर हम कहेंगे कि अगर किसी पी प्लांट का जीनोटाइप हमें ये नजर आ रहा है, इट मींस ये कौन सी कंडीशन है? इम्प्योर कंडीशन है। तो याद कर लेना जब देखा गया तो इस इम्प्योर कंडीशन में ये जो टॉल हाइट वाला फैक्टर है, ये जो टॉल हाइट वाला ट्रेट है, ये अपने आप को मुकम्मल एक्सप्रेस कर रहा है, और जो ये ड्राफ्ट वाला ट्रेट है ये बिल्कुल मास्क हो रहा है, और ये फिनोटिपिकली हमें प्लांट टॉल नजर आ गया। तो बेटा हमने कहा कि ये जो ट्रेट है टॉल वाला ये डोमिनेंट है ओवर ड्राफ्ट ट्रेट। तो इसलिए हम आसान वर्ड्स में कहते हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो ट्रेट मुकम्मल एक्सप्रेस होगा तो उससे हम डोमिनेंट कहेंगे। तो बेटा ये दूसरी चीज याद कर लेना
कि ये जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है इसके दौरान चाहे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो फॉर एग्जांपल डोमिनेंट की, या चाहे इसकी होमोजाइगस कंडीशन हो, मगर ये कभी भी नहीं होगा कि फॉर एग्जांपल आपको लगे कि भाई इसमें 2 कैपिटल टी हैं तो ये इससे ज्यादा लंबा होगा। ऐसा हरगिज नहीं है। इन दोनों की हाइट फिनोटाइप बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 10 इंच का है तो ये भी बिल्कुल उतना ही 10 इंचेस का होगा, क्योंकि बेटा ये जो मेंडल की जेनेटिक्स है दैट इज द क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव होती है। आगे इसकी जो एक्सेप्शन होती है जैसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, वो डोमिनेंस है, वो बेटा क्या होते हैं, वो क्वांटिटेटिवली होते हैं। बाकी याद कर लेना मैंने मेंडल की जो जेनेटिक्स है ये बेटा क्वालिटेटिव जेनेटिक्स होती है। तो ये क्वालिटेटिव इट मींस चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, वो जो डोमिनेंट ट्रैट होगा वो इस कंडीशन में भी वो ही एक्सप्रेस होगा, इस कंडीशन में भी वो ही एक्सप्रेस होगा। ठीक हो गया। अब रिसेसिव की बात करें तो बिल्कुल इसके उलट कि भाई इन इम्प्योर कंडीशन, कि भाई सिंपली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन में द एलील आर ट्रेट व्हिच मास्क्ड कंप्लीटली, जो क्या हो जाता है, जो मास्क हो जाता है, मुकम्मल तौर पर छुप जाता है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो उससे हम कहते हैं बेटा रिसेसिव ट्रेट। तो हमने कहा कि भाई अगर ये फॉर एग्जाम्पल हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो ये स्मॉल टी ने ये जो ड्वार्फ ट्रेट के लिए एलील है, ये जो ड्वार्फ ट्रेट है ये कंप्लीटली क्या हो गया बेटा, ये ड्वार्फ वाला कंप्लीटली मास्क हो गया, ये एक्सप्रेस नहीं हो सका। तो इससे हम क्या कहेंगे, इससे हम कहेंगे दैट इज बेटा सिंपली रिसेसिव ट्रेट। तो अगर हम हाइट की बात करें तो बेटा हाइट इज द कैरेक्टर, और हाइट के मेन 2 ट्रेट होते हैं, एक टॉल दूसरा ड्वार्फ। होमोजाइगस कंडीशन में या हेट्रोजाइगस कंडीशन में बेटा कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा, बेटा सिंपली ये टॉल वाला। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें भी टॉल वाला, मगर सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव ट्रेट व्हेन एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, व्हेन इट इन द कंडीशन ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये जब होमोजाइगस रिसेसिव की कंडीशन में होगा तब ही प्लांट ड्वार्फ होगा। बाकी अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या हेट्रोजाइगस होगा तो इट विल बी टॉल प्लांट। ठीक है, तो उम्मीद है बात समझ में